कि हम लोग क्या करते हैं, कोई नया सामान लाते हैं, वो खराब कबाड़ा हो जाता है, उसको बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं फिर नए सामान ले आते हैं, वही चीज तो होती है। ये तीन अपनी एक मंडली बनाकर रहते हैं कि तू अगर कुएं में कूदेगा तो मैं भी कूदूंगा, तू नहीं कूदेगा तो मैं भी नहीं कूदूंगा। आ रही है? क्लास का बैक बेंचर एक तरफ होता है और क्लास के टॉपर्स एक तरफ होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो हेलो पिजन्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के हमारी जो चैप्टर क्लास 11th बायोलॉजी का है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड देयर कैपेसिटीज की। यानी टोटल हम लोग 3 से 4 टॉपिक जो है वो उसमें कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में लिख कर रखा है, जाकर देख लो। ये है पार्ट 2 ब्रीथ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, क्योंकि पूरी वन शॉट वीडियो है, फिर भी मैंने इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किया हुआ है ताकि आप लोग को वीडियो ज्यादा लेंथी ना लगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिसऑर्डर्स तो आप लोगों ने आपने यहाँ पर बोला ही नहीं। वो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं अपने पहले भी सारी वीडियोस में आप लोग को बता चुकी हूँ कि डिसऑर्डर्स को लेकर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको लेकर मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, तुरंत मैं डिसऑर्डर वाला भी लेक्चर आप लोगों को लाकर दे दूंगी, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर एक ही वीडियो में इन्वॉल्व होंगे। समझ में आ रही है? तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा होने वाला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं जरा। Exchange of gases between blood and tissue, O2 and CO2 exchange by the simple diffusion based on the pressure gradient, pressure of O2 and pressure of CO2। क्या मतलब है इस लाइन का कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा किस किस के बीच में होता है, ब्लड और हमारे टिश्यूज के बीच में। टिश्यूज जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन सब किससे मिलकर बने हैं, टिश्यू से मिलकर बने हैं। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और जो सबसे मेन बात देखो कि वो किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है एंड बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। किस पर बेस्ड होता है, इस चीज को दिमाग में रखो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस पर बेस्ड होता है, मेनली वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। अब यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट किसका, प्रेशर ग्रेडियंट O2 का और CO2 का, क्योंकि यही हमारी गैसेस है जो ब्लड और टिश्यू के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो भी प्रोसेस है उनमें इन्वॉल्व होती है। मेनली यही गैस होती है CO2 एंड O2, ठीक है। हमें O2 चाहिए और हम CO2 रिलीज करते हैं, दैट्स इट। तो सबसे ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट इन्वॉल्व रहता है PO2, यानी प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी PCO2। तो दिमाग में रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिफ्यूजन आल्सो अफेक्ट बाय द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी आप लोगों ने यहाँ पर 3 चीजें पढ़ ली कि जो आपका सिंपल डिफ्यूजन है वो 3 चीजों से अफेक्ट करता है। पहला प्रेशर ग्रेडियंट से, दूसरा सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से, तीसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन से। यानी किसी भी मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा होगी तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की, किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है अभी पढ़ोगे, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और तीसरा है यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। 3 आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, प्रेशर ग्रेडियंट और द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखो जरा कैसे कैसे करते हैं। The solubility of CO2 is 20 to 25 times greater than the O2। क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी से आप लोग क्या समझ रहे हो, पानी में हम किसी चीज को, 2 चीजों को घोल रहे हैं, जो चीज उसमें से पहले घुल जाएगी यानी उसकी सॉल्युबिलिटी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, याद रखो कि CO2 हमारे ब्लड में O2 से जल्दी घुल सकता है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है वो 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर होती है किससे, O2 से। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर देन O2। ये इसका रीजन भी है, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो O2 से ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये लाइन बोली गई है। तो इसको एजर्शन एंड रीजन में भी आप लोगों का ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी ये आपका आ सकता है। नेक्स्ट देखो, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, तो वो कैसे करती है देखो। क्योंकि हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से बनी होती है। स्क्वामस एपिथेलियम जो कि एल्वुलाई की लेयर होती है, एंडोथेलियम जो कि एल्वुलर कैपिलरीज की लेयर होती है,
और द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दैम, यानी जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है, कुछ बेसमेंट सब्सटेंस होता है जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम और एंडोथेलियम के बीच में फिलअप होता है। टोटल थिकनेस मच लेस देन मिलीमीटर, यानी इतनी सब चीजें मिलाकर भी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो मिलीमीटर से भी कम होती है। अच्छा एक बात जरा देखो कि हमारे आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अपने पार्ट 1 में भी ये चीज बताई थी कि जो मेनली गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एल्वोलाई में हो रहा है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम जो मेम्ब्रेन है वो किसकी है, एल्वोलाई की मेम्ब्रेन है। एंडोथेलियम किसकी लेयर है, एल्वुलर कैपिलरीज की लेयर है। और बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों लेयर्स के बीच में फिलअप होता है, जो कि ये तीनों चीजें मिला के मेम्ब्रेन को एक थिकनेस प्रोवाइड करवाती है। और वो थिकनेस मिलीमीटर से भी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी ही होती है, लेकिन वो है तो थिकनेस ही। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है। नेक्स्ट चलो जरा, अब जरा आगे बढ़ेंगे कि पार्शियल प्रेशर जो है आपका O2 का और CO2 का किस किस जगह पर कैसा आपके वो मेजरमेंट आप लोगों को देता है, यानी कितना कितना वो, क्योंकि जो आपका पार्शियल प्रेशर है O2 का CO2 का वो जगह जगह पर वेरी करता है, यानी एटमॉस्फेयर में कुछ अलग है, हमारी बॉडी के अंदर भी कई जगह जगह पर वो अलग अलग पार्शियल प्रेशर जो है वो वेरी करते हैं O2 के और CO2 के, क्योंकि उन्हें प्रेशर ग्रेडियंट जाहिर सी बात है मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस जगह पर पार्शियल प्रेशर O2 और CO2 के कैसे कैसे डिफर होते हैं। देखो जरा, देखो जरा, ये बॉक्स तो आपने एनसीईआरटी में भी देख रखा होगा। इसमें क्या बताया जा रहा है, सिंपली पार्शियल प्रेशर बताया जा रहा है कि O2 और CO2 का किस किस जगह पर कितना कितना होता है। तो देखो जरा, रेस्पिरेटरी गैसेस आपकी सिंपली O2 और CO2। एटमॉस्फेरिक एयर में जो O2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 और CO2 का कितना होता है 0.3। ठीक है, इनको याद रखना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं नीट एग्जाम में। ठीक है, एल्वोलाई में O2 का कितना होता है पार्शियल प्रेशर 104 यानी 104 और CO2 का कितना होता है आपका 40 यानी 40। ब्लड क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है, अब यहाँ पे आप डीऑक्सीजनेटेड से क्या समझ रहे हो, यानी इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो कैसा है ये डीऑक्सीजनेटेड। तो जाहिर सी बात है कि O2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ कम ही होना चाहिए, तो 40 है और CO2 का कितना है 45 है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड है यानी इसमें O2 की मात्रा ज्यादा है, तो O2 कितना हो जाएगा 95 और CO2 का कितना हो जाएगा 40। टिश्यू में आप लोग देख सकते हो O2 जो है टिश्यू में कम रहती है, क्यों, क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है जिसमें से CO2 की 20-25 टाइम्स ग्रेटर होती है O2 से, क्यों होती थी, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होता था इस वजह से। तो सेम यही चीज है टिश्यू में आप लोग देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है पार्शियल प्रेशर 45 है, बट O2 का कितना है 40 है। बात समझ में आ रही है, तो ये बॉक्स आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और देखो कि पार्शियल प्रेशर जो है हमेशा mmHg में काउंट किया जाता है, तो इस यूनिट को भी प्लीज ध्यान रखना क्योंकि इसमें आप लोगों को फंसा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, पास्कल ले देंगे कुछ भी दे देंगे तो उसमें आप लोग फंस सकते हो। याद रखना कि mmHg में ही आप लोगों को प्रेशर जो है आप लोग कैलकुलेट करते हो। तो ये बॉक्स ध्यान से याद कर लेना, इसमें जितनी भी यूनिट्स दे रखी है पार्शियल प्रेशर की इनको ध्यान से याद कर लेना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। अब जरा चलते हैं एक सिंपल से डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन में जहां पर O2 और CO2 का एक्सचेंज बेसिकली बता रखा है कि कहां कहां से कैसे कैसे होता है। तो सिंपल से डायग्राम बताऊंगी, होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पर थोड़ा इजी होगा। ठीक है, चलो जरा, तो ये है वो डायग्राम, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका एल्वोलाई एयर, जिसमें एयर को इंस्पायर्ड करा जा रहा है और एक्सपायर्ड करा जा रहा है, यानी सांस ली जा रही है और सांस छोड़ी जा रही है। और जब सांस लेते वक्त में क्या आएगा भाई, एटमॉस्फेरिक एयर ही तो आएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि उसमें ही हमारे CO2 O2 भी प्रेजेंट रहते हैं और अमाउंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब देखो जरा एल्वोलाई एयर मतलब, एक बात बताओ भाई, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया अभी फर्स्ट लेक्चर में कि इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया कि जब लंग्स में कोई भी गैस जब एंटर करती है तो वो हमारी डायरेक्टली कहां जाती है, एल्वोलाई में जाती है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज मेनली वहीं पर होता है। तो ये गई आपकी एल्वोलाई में। अब ये एल्वोलाई में जाकर क्या बन गई, एल्वोलाई एयर बन गई। अरे भाई एटमॉस्फेरिक एयर में एल्वोलाई में गई जाकर क्या बन गई, एल्वोलर एयर बन गई। ठीक है, देखो जरा PO2 एंड CO2 भाई अभी बताया मैंने कितना होगा इसका पार्शियल प्रेशर O2 का 104 और PCO2 का पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होगा आपका 40 mmHg, इसको जरूर ध्यान रखना। अब देखो जरा एल्वोलाई एयर में आई, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में तो CO2 भी होती है O2 भी होती है, लेकिन हमें किसकी जरूरत है, O2 की जरूरत है। तो ये एल्वोलाई एयर अपना O2 को उठा लेगी और पास ऑन कर देगी किस पे, पल्मोनरी वीन पे। और CO2 की चलो कहानी बाद में बताते हैं। ठीक है, O2 पे आ जाओ।
O2 अपने दे दिया, किसको दे दिया, पल्मोनरी वीन। अब ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, किसमें, अपने हार्ट वाले लेक्चर में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में और डबल सर्कुलेशन में, ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ये पल्मोनरी वीन है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। तो इस चीज को बस दिमाग में रखो, हो गया सॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी जो है, ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वीन में चला जाएगा। पल्मोनरी वीन यानी ये कैसी होगी, सिस्टमिक आर्टरी होगी। अपोजिट मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है तो ये कैसी हो जाएगी, सिस्टमिक वेन हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन गई अपना, मैंने आप लोग क्या बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी किससे ज्वाइंट होती है, वेंट्रिकल से ज्वाइन होती है। पल्मोनरी आर्टरी भी किससे, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन भी वेंट्रिकल से ज्वाइन होती है। तो ये पल्मोनरी वीन गई अपना ऑक्सीजन लेकर वेंट्रिकल को दे दिया, वेंट्रिकल ने आर्टरियों को दिया, आर्टरिया जाकर अपना सिस्टमिक आर्टरी से होती हुई टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचा दी। क्योंकि हमारी बॉडी में हम लोग टिश्यू से ही तो बने हुए हैं, जब तक वहां ऑक्सीजन पहुंचेगी हमें भी ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मिल जाएगी, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सिस्टमिक आर्टरी ऑक्सीजन लेकर कहाँ गई, बॉडी टिश्यूज में गई, वहां पर जाके ऑक्सीजन छोड़ दी। अब जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, कोई नया सामान लाते हैं, वो खराब कबाड़ा हो जाता है, उसको बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं फिर नए सामान ले आते हैं, वही चीज तो होती है। क्योंकि जब हमने इसको ऑक्सीजन ट्रांसफर करी तो इसमें कुछ CO2 का अमाउंट भी तो, यानी कुछ कबाड़ा भी तो होगा, जाहिर सी बात है भाई, कुछ कबाड़ा भी तो प्रेजेंट होगा हमारे टिश्यू में। क्या है वो कबाड़ा, CO2 है। CO2 किसने उठाई, सिस्टमिक वीन ने उठा ली। अब ये गई धीरे धीरे सिस्टमिक वीन किसके पास, आर्टरिया के पास। अभी सिस्टमिक वेन किसके पास गई, आर्टरिया के पास। आर्टरिया ने वेंट्रिकल को पास करा, वेंट्रिकल ने लेके किसको दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया। और ये पल्मोनरी आर्टरी चली गई कहां पर, एल्वोलाई, यानी एक तरह से लंग्स में चली गई। और लंग्स हमारे क्या करते हैं, CO2 को O2 में चेंज करके देते हैं, ये लो CO2 हमें दे दो O2, दैट्स ऑल। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी CO2 लेके कहां चलेगी, फिर से एल्वोलाई में, फिर से इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी, कहां चलेगी, एल्वोलाई में। और हम क्या कर देंगे, एक्सपायर्ड कर देंगे, यानी सांस छोड़ देंगे। और सांस छोड़ते वक्त हम लोग क्या रिलीज करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। तो CO2 रिलीज कर दी, फिर एटमॉस्फेरिक हमने ली, फिर उसमें एल्वोलाई ने क्या कर दिया, O2 ले ली और पल्मोनरी वेन को ट्रांसफर कर दी, और ये ही पूरा सर्कुलेशन जो है वाइफ हमारा चलता है। बात समझ में आ रही है इतनी। अब इसमें हमने पढ़ा कि O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लेकिन ब्लड वाले में हम क्या पढ़ते हैं कि आर्टरी और वेंट्रिकल हमारे कैसे वर्क करते हैं। तो वहां मेनली बेसिकली ये चीज पढ़ते हैं, है ये ऑलमोस्ट सेम ही। बात समझ में आ रही है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर आप लोग देख सकते हो कि PO2, ये मैं अभी आप लोग को बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, दिस इज वन शॉर्ट वीडियो। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इस चीज को याद रखना कि पल्मोनरी वीन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, O2 की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी। पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, विच मींस CO2 की जो अमाउंट है उसमें बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रही है। और ये चीज देखो, जहां पल्मोनरी वेन वहां सिस्टमिक आर्टरीज, जहां पल्मोनरी आर्टरी वहां सिस्टमिक वेन। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, जरा पहुंच चुके अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यानी अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। फटाफट से देखो जरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इज डन बाय ब्लड। सबसे पहली बात, अरे ये बड़ी अनोखी चीज बता दी इन्होंने, तो ये तो हम लोग को पता ही है, जो ट्रांसपोर्ट होता है O2 और CO2 का, ये ब्लड के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन ब्लड 97% ऑफ O2। अब जरा भाई ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना कि O2 और CO2 किस किस अमाउंट में कहां से ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो ये जरूर ध्यान से देखना कि ब्लड में 90% जो O2 है वो आपकी ट्रांसपोर्ट करी जाती है RBC से। अनगिनत क्वेश्चन आ चुका है इस चीज पे, अनगिनत, मतलब कोई सा भी आप किसी भी ईयर का PY को उठा लो, एक क्वेश्चन आपको इस पार्ट में से जरूर मिलेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान से सुनो कि 97% O2 जो है वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है आपकी RBC के थ्रू, एंड 3% ऑफ O2 जो है वो कैरिड होती है आपकी डिजोल्व स्टेट में, किसमें, प्लाज्मा में। आप लोगों को पता नहीं है क्या, ब्लड हमारा प्लाज्मा से, RBC से, WC से, कितनी सारी चीजों से मिलकर बना है। उसमें प्लाज्मा की जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा रहती है ब्लड में। प्लाज्मा क्या है, यहाँ पर एक सेमी लिक्विड है हमारा। तो 3% O2 कैरी करी जाती है प्लाज्मा से, जो कि O2 उसमें डिजोल्व स्टेट में, यानी घुली हुई स्टेट में प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। समझ में आई। 90% O2 RBC से और 3% कहाँ होती है वो, प्लाज्मा में, वो भी किसमें, डिजोल्व स्टेट में। बात करते हैं जरा CO2 की। तो हमारी जो CO2 है वो 20 to 25% ऑफ O2, यहाँ पर मैं परसेंट का साइन लगाना भूल गई, नो वरीज नो वरीज नो वरीज। देखो जरा,
20 to 25% ऑफ CO2 जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट की जाती है किससे, आरबीसी से, जबकि हमारी जो O2 है वो 92% की जाती है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप लोगों को आप डॉक्टर को जाके बताते हो कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन किसमें होता है, आरबीसी में, और क्योंकि वहां पर O2 का अमाउंट ज्यादा होता है, दैट्स मीन वहीं से ऑक्सीजन कम हो रही है और आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये चीज आपने देखी भी होगी, ठीक है। तो 20 to 25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट करा जाता है किससे, आरबीसी से। 70% CO2 जो है वो कैरिड होता है एज एन बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो HCO3 माइनस, एंड 7% जो है वो आपका प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो इस चीजों को, इन परसेंटेज को ध्यान में रखो कि O2 जो है वो 97% आपका कौन लेके जाता है, आरबीसी लेके जाती है, बाकी बचा 3% आपका प्लाज्मा स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में वो होता है किसमें, प्लाज्मा में। लेकिन CO2 की बात करें तो 20 to 25% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है केवल आरबीसी से, और जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि 70 अमाउंट है वो आपका एज अ बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहता है CO2, जिसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो। इससे इसी से रिलेटेड दो रिएक्शंस भी बढ़ेंगे अभी हम आगे जाके, थोड़ा फॉर्मूले को ध्यान में रखना। एंड 77% डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, 7% जो है आपके वो डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होती है किसमें, प्लाज्मा में। बात समझ में आ रही है। अब जरा एक एक करके दोनों की बात करेंगे। पहले करेंगे बात ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की, देन करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की। चलो जरा सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। क्या बोलते हैं देखो जरा, आरबीसी कंटेन रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ कि आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो कि आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड भी करवाता है। और उसको क्या कंटेन करता है, आयरन कंटेन करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। ये तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, देखो जरा। बाइंड विद O2, जो कि हीमोग्लोबिन जो है आपका वो बाइंड कर जाता है किससे, O2 यानी ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है और बना देता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ऑक्सी और हीमोग्लोबिन। फंसोगे बेटा इसमें, आगे भी फंसोगे। कैन कैरी, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं फंसना, ये सब क्लियर है, ठीक है। कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। कितने, मतलब एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो आपके 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अपने साथ एक बार में बाइंड कर सकता है। इस चीज को भी जरा माइंड में रखना। समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, ये तीन अपनी एक मंडली बनाकर रहते हैं। देखो जरा, सम फैक्टर्स आर देयर विच इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दे रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इस बाइंडिंग को रोकने की या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार। ओ सॉरी, देखो जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपका पहला फैक्टर होने वाला है। टोटल आपके 4 है। पहला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तीसरा H+ कंसेंट्रेशन, एंड चौथा इज टेम्परेचर। यानी ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि या तो रोकते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आपस में बाइंड करने में, या फिर उन्हें बढ़ावा देते हैं। जैसे भी है, देखो जरा मैं आप लोग को बताती हूँ। कुछ चीजें मैं अभी से क्लियर करके चल रही हूँ, अभी ही कर रही है, मतलब अभी से क्या, अभी ही करनी है वो। देखो जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जरा एक चीज ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जिससे ये टॉपिक आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। देखो जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसेंट्रेशन और द टेम्परेचर, ये जो तीन शिट मेरे को सामने, एक सेकंड और आपके लिए आसान कर देती हूँ मैं, और आपके लिए आसान कर देती हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर, यानी अगर ये कुएं में कूदेगा, याद है ना मम्मी वाला डायलॉग, अगर ये कुएं में कूदेगा तो ये दोनों भी इसके साथ कूदेंगे। समझ में आ रही है। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वो अपना अलोन है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अलोन हूं, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीता हूं। लेकिन ये तीनों आपस में एक मंडली बना के रहते हैं कि तू अगर कुएं में कूदेगा तो मैं भी कूदूंगा, तू नहीं कूदेगा तो मैं भी नहीं कूदूंगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के लिए एप्लीकेबल है चीज, तो ध्यान से भी बता रही हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये तीनों एक मंडली बनाकर रहते हैं और एक तीनों के साथ एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपका यहाँ पर अलोन है, वो अपनी मर्जी से चलता है। क्यों बताई मैंने ये बात, देखो जरा। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ेगा तो उसके साथ क्या क्या बढ़ेंगे, H+ कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तीनों की अपनी एक मंडली है। तो यहाँ पर O2 का क्या होगा फिर,
वो तो अलोन है, ये तो इनसे ऑपोजिट ही चलेगा भाई। हमेशा इन तीनों से ये O2 जो है हमेशा ऑपोजिट चलता है कि मैं तुम तीनों के साथ नहीं रहूंगा, मैं अपना अलोन हूं। तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब जी, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ेगा तो ये इसके खिलाफ, अच्छा ये बढ़ रहा है क्या, अपन तो कम ही होंगे भाई, हम इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो PCO2 क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अब ये डिक्रीज हुए तो ये दो चेहरे इसके साथ बैठे हैं। ठीक है भाई, हम भी डिक्रीज, हम भी डिक्रीज। टेम्परेचर हम भी डिक्रीज, हम भी डिक्रीज। समझ में आ रही है। क्लास का बैकबेंचर एक तरफ होता है और क्लास के टॉपर्स एक तरफ होते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो वही चीज को लेकर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। समझ में आ रही है बात। अब जरा हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि आप लोग के एनसीईआरटी में देखा है ना, आप लोगों को सच में समझ में नहीं आ रहा होगा, आप समझ में आएगा, देखो जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्योंकि हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ रहे हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो कर्व जो है अपने आपको मेंटेन कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन आप लोगों से दिख रही है जो उस कर्व के लिए एप्लीकेबल है, बताओ जरा इन दोनों में से। सोच लिया क्या, ये वाली कह रहे हो क्या, वेरी गुड। ठीक है, यही वाली है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के लिए ये कंडीशन जो है एकदम बेस्ट है। इतना बात समझ में आ गई। अब जरा मैं बताती हूँ आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या चीज है वो। सबसे पहले तो मैं एक ग्राफ बना ही लेती हूँ। देखो जरा, ये है आपका ग्राफ जो कि मैंने बना लिया है। अब इसमें क्या है, ये वाली जो हमारी लाइन है, जो हमारे वर्टिकल है, वो हमको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सब आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, और ये वाले जो ग्राफ है, इधर का जो आपकी एक्सिस है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जैसे कि बाइंड करते हैं, तो उनका सैचुरेशन लेवल किस हाई तक जा रहा है, वो चीज। और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है आपकी PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब आपका ये ऐसा कुछ करके दिया हुआ है आपका। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ भाई, समझाती हूँ। देखो, नॉर्मली जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, वो नॉर्मली तो ऐसा रहेगा जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब आपकी ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी O2 का जो है वो लेवल जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। जब उसका पार्शियल प्रेशर जो है ज्यादा हाई जाएगा, यानी वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड भी करेगा। भाई कोई चीज बढ़ रही है तो उसको किसी ना किसी से तो बाइंड करेगी जाके। किससे बाइंड कर रही है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है। तो जब वो इसका ग्राफ, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन से वो बाइंड भी करेगा। तो इधर ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यानी हीमोग्लोबिन के साथ वो ज्यादा 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 बाइंड भी करेगा। और जब वो बाइंड करेगा तो वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। और जो कि ये वाली एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सैचुरेशन लेवल को, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये इधर से भी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका लेवल क्या हो जाएगा, PO2 का बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा बाइंडिंग होगी और एक टाइम पे वो सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा और अपनी एक्सिस की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाली कंडीशन आएगी, जब ये वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि ये तो डाउनफॉल ही करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला ग्राफ हमारा किधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या कर जा रहा है, घट जा रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 घट जा रहा है तो अपनी एक्सिस की तरफ ही तो करेगा। और यहाँ पर सैचुरेशन लेवल बढ़ जा रहा है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, तो वो अपनी ही एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा। समझ में आया, आप दिमाग में छपा के नहीं छपा भाई, ये ग्राफ इतना कुछ था ही नहीं इस ग्राफ में। समझ में आ रही है इतनी चीज। तो यही था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जरा, देखो जरा, ये था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। Every 100 ml of oxygenated blood deliver 5 ml of the O2 to the tissue। यानी 100 every 100 ml जो कप, मान लो किसी कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया आपने जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो 100 ml आप लोगों ने लिया, जिसमें 5 ml ऑफ O2 आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वो किसको दे रही होगी, टिश्यू को। यानी एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2 किसको, टू द टिश्यू। इस चीज को ध्यान रखना, किसको देगी, टू द टिश्यू। फटाफट से बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जरा देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म, बताओ जरा क्या बनाएगा।
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये तो पढ़ा है हमने, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही थी तो बना रही थी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बना देंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देखो। कार्बमीनो हीमोग्लोबिन क्या बनाएगी जब CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी, तो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना, एनटी वाले बहुत जल्दी फंसाते हैं इन चीजों में। CO2, अब मुझे जरा ये बताओ कि जब CO2 को हीमोग्लोबिन से बाइंड करना होगा तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी, जरा देखो। PCO2 बढ़ रहा है तो चमचे भी बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और PO2 डाउन, आई एम हेलो, तो PO2 क्या हो रहा है यहाँ पर, डाउन हो रहा है। PCO2 घट रहा है, H+ भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, PO2 बढ़ रहा है। अब जरा बताओ फेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए, खुद बताओ जरा, सोच के बताओ, बताओ बताओ। दिख गया क्या, दिख गया क्या, कर दो मार्क। ये सही है, जिसने सोचा था डैम गुड। समझ में आ रही है बात, क्योंकि भाई जब पार्शियल प्रोडक्ट O2 बढ़ जाएगा, O2 कम हो जाएगा, CO2 का बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि CO2 ज्यादा हुई और जाकर किससे बाइंड कर जाएगी, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी। दैट्स इट। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो जरा। Every 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml of CO2 to the alveoli। deoxygenated से यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर CO2 का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, दैट्स वाई कैसा है, deoxygenated। ब्लड डिलीवर तो 4 ml, वहां पर ऑक्सीजन में क्या चल रहा था, 5 ml डिलीवर करती थी O2, और किसको करती थी, टिश्यू को करती थी। यहाँ पर 4 ml CO2 जो है वो डिलीवर हो रहा है, लेकिन किसको हो रहा है, एल्वोलाई को हो रहा है। इस चीज को दिमाग में रखो, इसलिए बोला था कि यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ऑक्सीजन होता है टिश्यू को और CO2 होता है किसको, एल्वोलाई को। अब देखो जरा, कुछ रिएक्शंस है जो मैंने आपको वहां पर भी बताई थी, कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस आने वाली है बाइकार्बोनेट को लेकर, तो वो ये आ चुकी है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपका बढ़ जाता है तो आपका जो H2CO3 है, जिस अमाउंट में ऑक्सीजन जो आपकी प्रेजेंट रहती है, वो आपका टूट के हो जाता है HCO3 माइनस में और H+ में, यानी बाइकार्बोनेट आयन में और H+ में। और कहाँ होता है ये चीज, आरबीसी और प्लाज्मा में ये चीज होती है, क्योंकि वहीं पर बाइकार्बोनेट आयन सबसे ज्यादा प्रेजेंट था, याद करो, सबसे ज्यादा उधर ही प्रेजेंट था, ठीक है। तो आरबीसी एंड प्लाज्मा में क्या है हो रहा है, आपका जो H2CO3 है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है HCO3 और H+ में। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर लिखना भूल गई कि ये जो रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है, यानी जो आपका मॉलिक्यूल है वो टूट के जा रहा है, ये सब करवा कौन रहा है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम, एक एंजाइम, इसके लिए ऑल्सो, उसके लिए भी, जिसको हमने नाम दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। तो याद रखो कि ये एंजाइम जो आपकी जो मॉलिक्यूल है टूट कर बन रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि H2CO3 को HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन और H+ में कन्वर्ट कर देता है जब CO2 की लेवल बढ़ रहा होता है। और क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वोलाई में हमेशा कम होता है, तो ये H2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में। तो ये दो रिएक्शंस दिमाग में रखना, और इसको, इस रिएक्शन को करवाने वाला एंजाइम भी यही रेस्पॉन्सिबल है, दोनों रिएक्शंस को। तो इस चीज को जरा दिमाग में रखना। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर CO2 जो है वो एल्वोलाई में कम होता है, तो जो आपका H2CO3 है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है HCO3 और H+ में। ये वाली रिएक्शन हो रही है आरबीसी प्लाज्मा में, और ये वाली रिएक्शन हो रही है आपकी एल्वोलाई में। तो इन रिएक्शंस को दिमाग में रखो, बहुत बार क्वेश्चन पे बन चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर का। पहुंच चुके हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। फटाफट से पढ़ते हैं इसका पहला पॉइंट। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। यानी एक स्पेशलाइज्ड सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन के मेड्यूलर रीजन में, जिसे हमने नाम दिया है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। याद रखना है सेंटर का नाम। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये आपका, रेस्पिरेशन के लिए ये जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने रेगुलेशन, भाई मेरा दिमाग देखो जरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सेंटर हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखो जरा, नाम याद रखना, हाँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेड्यूलर रीजन में। नेक्स्ट देखो जरा, another center present in pons region of the brain। एक हमारा मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट रहता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक और सेंटर है जो कि किसके, ब्रेन के पोन्स रीजन में होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर। नाम दोनों के सेंटर्स के प्लीज से याद रखना। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, यानी इस सेंटर से न्यूरल सिग्नल निकलते हैं। निकलते क्या है,
अरे यार काटा, इतना एक्स्ट्रा क्यों बोलती है। Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration, thereby alter the respiratory rate. Respiratory rate, yeah. So pneumotaxic center से कुछ न्यूरॉन्स क्या निकलते हैं, कुछ न्यूरल सिग्नल निकलते हैं, जिससे क्या होता है, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। वो न्यूरल सिग्नल जो है इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, किसको ऑल्टर करके, रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर करके। यानी वो रेस्पिरेटरी रेट के साथ यहाँ पर एक तरह से मान लो न्यूमोटेक्सिक सेंटर का जो है रेस्पिरेटरी रेट पर थोड़ा सा कब्जा रहता है, वो उसको थोड़ा ऑल्टर करके जो है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को छेड़छाड़ कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात को। नेक्स्ट देखो जरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कीमोसेंसिटिव एरिया adjacent to the rhythm center is highly sensitive to CO2 and H2 ions। यानी एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है किसके बराबर में, रिदम सेंटर के बराबर में, जो कि कहा था मेडुलर रीजन में, रिवाइज कराती जा रही हूँ। रिदम सेंटर के बराबर में कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है जो कि हाईली सेंसिटिव होता है CO2 के लिए और H+ आयन के। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, अगर उसको लगता है कि CO2 और H आयंस जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो वो क्या करता है, can activate the center and make necessary adjustment to eliminate this substance। मेरी जरा बात सुनो, ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है एक तरह से ये चाबी है जो कि कंट्रोल करती है किसको, रिदम सेंटर को। यानी क्या करेगी, जैसे इसको लगेगा कि CO2 की ये कंडीशंस में भी कब हो सकती है, या तो हम रनिंग कर रहे हो, शायद उस वक्त ये कंडीशन हो सकती है कि हम रनिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन आ नहीं पा रही है, तो CO2 और H+ का जो कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था H+ किसका चमचा है, CO2 का चमचा है, ठीक है। तो उस टाइम हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, तो CO2 भी बढ़ जाएगी, H+ भी बढ़ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आ पाती। तो यही वो कीमोसेंसिटिव एरिया है जो कि रिदम सेंटर को एक्टिवेट करता है और कहता है भाई इनकी जरा जो कंसंट्रेशन है CO2 की H+ की बढ़ रही है, जरा कुछ कर। तो ये क्या करता है, रिदम सेंटर से कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करवा देता है ताकि जो CO2 और H2 आयंस है ये हमारी बॉडी से निकल सके, वरना हम भागते हुए हम इतनी जल्दी सांस भी नहीं ले पाते और हम जिंदा भी रह लेते हैं। यानी कुछ तो एडजस्टमेंट चल रहे हैं कहीं, तो यही वो रीजन होता है जहां पर ये एडजस्टमेंट चलते हैं, जो कि CO2 और H2 का जो लेवल है वो थोड़ा डिक्रीज करवा देते हैं, और जो हमारा जो भी रेस्पिरेशन का चल रहा होता है उसको थोड़ा नॉर्मल वे में ले आते हैं। समझ में आ रही है बात। कीमोसेंसिटिव एरिया किसके एडजेसेंट है, रिदम सेंटर के। समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो जरा, पहुंच चुके हैं इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड पर। क्या है देखो जरा, receptors associated with the aortic arc and the carotid artery recognize the changes in CO2 and H+ concentration, send signals to the rhythm center। मेरी जरा बात सुनो, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या कहता है, भाई बढ़ रहे हैं कुछ कर, किससे, रिदम सेंटर से, भाई वो बढ़ रहे हैं कुछ कर, बस फिर शांत बैठ जाता है कि अब उसने उठा दिया रिदम सेंटर को, अच्छे ठीक है भाई कुछ करता हूँ। समझ में आ रही है। अब रिदम सेंटर जो उसको कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, ये भाई साहब कौन करते हैं, रिसेप्टर्स, जो कि किससे एसोसिएट होते हैं, आउटिक आर्क से और कैरोटिड आर्टरी से। अब ये बैठ के क्या करते हैं, हाँ भाई थोड़ा सा ऊपर नहीं, तो हाँ भाई थोड़ा सा नीचे, ये चीज कौन करते हैं, ये चीज करते हैं ये रिसेप्टर, जो कि किससे एसोसिएटेड है, आउटिक आर्क से एंड कैरोटिड आर्टरी से। ध्यान में रखो, बार बार बोल रही हूँ, समझ में आ रही है। ये क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, ये चेंजेस करवाते हैं CO2 और H+ कंसंट्रेशन में, कितनी कम कितनी ज्यादा, और सिग्नल सेंड करते हैं किसको, जाहिर सी बात है रिदम सेंटर को। समझ में आ रही बात। दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें, कौन कौन, ये रिसेप्टर्स और दूसरा कीमोसेंसिटिव एरिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, रोल ऑफ O2 इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने CO2 पढ़ लिया, हमने H+ कंसंट्रेशन पढ़ लिया, और हमने कितने सारे सेंटर्स पढ़ लिए, अपना न्यूमोटेक्सिक सेंटर हो गया, रिदम सेंटर हो गया, रिसेप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया, ऑक्सीजन का नाम सुना कहीं। तो भाई साहब जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में O2 का कोई भी रोल नहीं है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसका रोल जो है क्वाइट सिग्निफिकेंट, किसका रोल जरूरी नहीं है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो क्या आंसर होगा उसका, O2 यानी ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं है। So by this we are finally end of this lecture, and हम लोगों ने पार्ट 2 पार्ट 1 कवर कर लिए हैं, वन शॉट इस चैप्टर का कर लिया है। होप आप लोगों को इस चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक एक करके हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर 1 बाय 1 हम लोग कवर करते जाएंगे, एंड फाइनली लास्ट में जाके मैं आप लोगों को एक प्यारा सा लेक्चर बना के दे दूंगी डिसऑर्डर्स का, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स आपके इन्वॉल्व होंगे। तो बड़ा प्यार से ही वो लेक्चर भी होगा, ऑल्सो आपके समझ में भी आ जाएगा। लेक्चर अगर समझ में आ गया हो, एंजॉय किया हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, और बेल आइकन इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपके डाउट सॉल्विंग वीडियोस आ चुके हैं, आप फटाफट जाकर उन्हें चेकआउट कर लो। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।